हेलो फ्रेंड्स, द इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द एडिटोरियल पेज और द आइडियाज़ पेज से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एनालाइज करेंगे। सबसे पहले जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये है हमारे एडिटोरियल सेक्शन से बाइटिंग द बुलेट। ये मतलब जो इंडिया चाइना की जो बढ़ती हुई टेंशन हो रही है इंडिया चाइना के बीच में, तो उसकी एक लास्टिंग सॉल्यूशन की बात की जा रही है जो होगा बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करना बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो उसी पे ये आर्टिकल है। तो आइए एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर सुधींद्र कुलकर्णी जी ये कहते हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया चाइना के बीच जो अक्साई चीन इलाका में, तो वो एक्चुअली 3488 किलोमीटर की जो एलएसी है वो मतलब वो कहते हैं मिसकॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि वो वास्तविक रूप में वो कोई ऐसा लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता है मैप्स में। और हालांकि जो चाइना ने जो अपना जो सोवेरेंटी क्लेम की है गलवान वैली में, इससे तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी वो वर्चुअल हो जाता है, उसका कोई मायने नहीं रखता है, ये कहना है राइटर का। और दोस्तों यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि ये जो इंडिया चाइना की जो ऐतिहासिक जो सिविलाइजेशनल एक इतिहास है, दोनों देश की जो एक मतलब सिविलाइजेशनल और कल्चरल एक हिस्ट्री है, तो दोनों देश को क्या मतलब ये जो अनएंडिंग बाउंड्री डिस्प्यूट में लिप्त रहना चाहिए, जो कि कभी ख़त्म ना होने वाला एक डिस्प्यूट होने वाला है। और ये या हमें जो एंशियंट विजडम हमारे जो पौराणिक जो ज्ञान है, जो सिविलाइजेशन स्ट्रेंथ है, उसके बुनियाद पे हमें एक ऐसा नीति अपनाना चाहिए जिससे कि हम कोएग्जिस्ट कर पाए पीसफुली और हार्मोनियसली। मतलब हमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि एक मतलब अनएंडिंग डिस्प्यूट की ओर जाना चाहिए। तो ये ऐतिहासिक रूप में इसका एक अच्छा सुनहरा अवसर था, और इंडिया को ये बाउंड्री डिस्प्यूट हमें ऐतिहासिक जो एक अवसर था उसी में हमें मतलब उसको रिजॉल्व कर देना चाहिए था। और हालांकि ऐसा नहीं हो पाया है। देखिए दोस्तों, ये जो इंडिया चाइना के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, इसका एक सुनहरा अवसर था इतिहास में इसको रिजॉल्व करने का, जब 1960 में चाइना ने ये कहा था कि एक प्रस्ताव दिया था, ये ऑफ़र किया था कि वो मतलब वेस्टर्न सेक्टर है जो अक्साई चीन इलाका है, उसको भारत चाइना के लिए छोड़ देना चाहिए, और इसके बदले में जो ईस्टर्न सेक्टर में जो नेफा या अरुणाचल प्रदेश की जो सेक्टर है वो चाइना भारत के लिए छोड़ देगा। तो ये एक ऐतिहासिक सुनहरा अवसर था जो राइटर कहते हैं कि एक वर्केबल सॉल्यूशन था इंडिया चाइना की बाउंड्री डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। लेकिन जो हिस्टोरिक जो ऐतिहासिक जो अपॉर्चुनिटी था वो जवाहरलाल नेहरू सरकार ने मिस कर दिया था। उसकी कमज़ोरी या तो इस उसकी कमज़ोरी की वजह से या दूरदर्शिता की कमी की वजह से। तो और यहाँ पे जो अपोजिशन की पार्टी थी उस समय, उसको भी वो दोष देते हैं, क्योंकि उसने भी प्रेशर डाला था जवाहरलाल नेहरू सरकार पे या कांग्रेस सरकार पे कि वो मतलब चाइना के साथ एक नो कॉम्प्रोमाइज़ डील करे, मतलब कोई भी अपना टेरिटरी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ था, चाइना ने एग्रेशन कर दिया था, चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था 1962 में। अगर राइटर कहते हैं अगर उस समय अगर इंडिया एग्री कर देता ये प्रस्ताव को, तो ये बाउंड्री डिस्प्यूट हमेशा के लिए रिजॉल्व होने का एक सुनहरा अवसर था। और जो आज हम भुगत रहे हैं, ये जो ऑलरेडी मतलब 2020 हो गया है और अभी भी ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वहाँ पे अभी भी डिस्प्यूट हो रहा है, तो ये नहीं होता, ये कहना है राइटर का। और ये जो प्रस्ताव रखा था जब 1960 में जो चाइनीज़ प्रीमियर ज़ो एनलाई ने जो भारत भ्रमण किया था, तभी उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था। और ये जो प्रस्ताव की जो ऑलरेडी अप्रूवल मिली हुई थी चेयरमैन माओ जेडोंग से। तो ये एक पैकेज डील थी जो एक सुनहरा अवसर था इंडिया चाइना की डिस्प्यूट रिजल्व करने का। और हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने जो उनकी जो डिसीजन थी कि वो चाइना को अक्साई चीन इलाका नहीं देंगे, वो उन्होंने कहा था कि इफ़ आई गिव देम, मतलब चाइनीज़ को अगर वो अक्साई चीन दे देते तो वो भारत के प्रधानमंत्री रहने का लायक नहीं रहेंगे। तो इससे ये मालूम होता है कि उन पे कितना प्रेशर था अपोजिशन से या देश की जनता से कि वो चाइना के साथ कोई मतलब लैंड डील या कोई भूमि का हस्तांतरित या लैंड डील एग्रीमेंट में कोई भी लिप्त ना हो। तो इसी का वजह है कि जो ऑनगोइंग डिस्प्यूट है वो अभी तक चल रहा है। और राइटर यहाँ पे ये कहते हैं अगर चाइना का ये प्रस्ताव को मान लेता है तो 4 इसका कॉन्सिक्वेंस होता। एक नंबर, जो आपका जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाता। दूसरा, जो वार था 1962 का, जो चाइनीज़ एग्रेशन था उसको प्रिवेंट कर सकती थी भारत। और तीसरा, जो रिकरिंग जो फेस ऑफ्स हो रहे, जो मुठभेड़ होती है जो एलएसी में, तो अब ये
रिपीट नहीं होता, ये नहीं होता, मतलब ये जो फेस ऑफ्स ऑनगोइंग जो फेस ऑफ्स हो रही है वो नहीं होता। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट है वो कि 1960 में चाइना ने ये हिंट किया था कि अगर चाइना इंडिया अगर उसकी प्रस्ताव को मान लेता है तो इंडिया की जो क्लेम है जम्मू एंड कश्मीर पे अक्साई चीन को छोड़ के, उसको भी चाइना स्वीकृति देगा। तो इससे इससे जो पाकिस्तान की जो चाइ कश्मीर पे कश्मीर पे जो क्लेम है वो भी ढीला पड़ जाता और पाकिस्तान की रवैया भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता और चाइना इंडिया की मतलब तरफदारी करता अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी भी इंडिया ने मिस कर दिया था। और चाइना ने ऐसा रवैया इसलिए अपनाया था कि उस समय भारत चाइना का ज़्यादा करीब था और चाइना भारत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की जो अलायंस थी यूएस के साथ क्लोज अलायंस, उससे मतलब चाइना पाकिस्तान से काफ़ी मतलब काफ़ी उससे मतलब काफ़ी उससे परेशान था या उसको इतना क्लोज़ नहीं मानता था। तो ये एक ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी इंडिया ने मिस कर दिया। और अभी यहाँ पे राइटर कहते हैं जो अभी जो भी पार्टीज़ बीजेपी या कांग्रेस या भारत की जनता अगर मतलब ये भारत की जनता को ये सोचना चाहिए, अगर जो फ्यूचर जो चाइना के साथ जो जो भी एग्रीमेंट होगा या जो भी मतलब मीटिंग्स होगा बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर, इस इंडिया को ये सोचना, ये कुछ प्रश्न का जवाब सोचना चाहिए कि जो इंडिया चाइना की जो आउटकम है बाउंड्री डिस्प्यूट है, क्या वो जो इनलाइन है जो प्रपोज़ल दिया था नेहरू को उससे बेहतर होगा, क्या उससे बेहतर कोई प्रपोज़ल हो सकती है क्या नहीं। तो और यहाँ पर राइटर ये सवाल करते हैं, अगर इंडिया चाइना की ये प्रपोज़ल को नहीं मानता है, क्या इंडिया ये सक्षम है कि चाइना को अक्साई चीन से खदेड़ सकता है कि नहीं, उसको अक्साई चीन इलाका से उसको निकाल सकता है कि नहीं, या पाकिस्तान को पीओके से निकालने का कैपेसिटी रखता है कि नहीं, ये भी भारत को अपने आप से प्रश्न करना होगा। और अगर मतलब तो चाइना अगर जो मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में आक्रमण कर दिया तो अ, इंडिया का क्या मतलब उसका रवैया होगा। तो ये जो नो कॉम्प्रोमाइज़ जो स्टैंड रखी है इंडिया चाइना के साथ, इससे क्या लास्टिंग पीस या जो शांति या ट्रैंक्विलिटी आएगी क्या, ये दोनों देश जो वर्ल्ड विश्व के दो लार्जेस्ट सिविलाइज्ड नेशन हैं। और अंत में राइटर ये कहते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, क्या वो नेहरू जी की जो ब्लंडर की थी उन्होंने उसको फिर से दोबारा रिपीट करेंगे, या वो मतलब इंडिया चाइना बॉर्डर की डिस्प्यूट को सॉल्यूशन के लिए मतलब एक मतलब इस तरह की एक मतलब लैंड एग्रीमेंट डील करे जिससे कि परमानेंट सॉल्यूशन हो, या वो मतलब ये आशा करेंगे कि ट्रंप उनकी सहायता करेगा और वो चाइना को मतलब डिप्लोमेटिकली या मतलब मिलिट्रीली मतलब उसको ओवरकम कर सकेंगे। तो ये कोई सॉल्यूशन हो सकेगा कि नहीं, या एक मतलब वो लास्टिंग डील करे चाइना के साथ जिससे कि जो एलएसी है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो बन जाए बॉर्डर ऑफ एश्योर्ड कंट्रोल, मतलब एक लास्टिंग बॉर्डर डील हो या बॉर्डर लाइन सेटलमेंट हो जिससे कि इंडिया पाकिस्तान चाइना के बीच जो डिस्प्यूट है वो परमानेंटली सॉल्व हो। और ये तभी संभव हो सकता है कि जब जो एनलाई की जो प्रपोज़ल थी कि इंडिया अक्साई चीन को छोड़ दे और बदले में चाइना जो अरुणाचल प्रदेश पे जो उसकी क्लेम है उसको छोड़ देगा। तो ये था आर्टिकल बाइटिंग द बुलेट की एनालिसिस। तो आइए हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की एनालाइज करते हैं अभी। और दोस्तों नेक्स्ट जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये है हमारा आइडियाज़ पेज से और इसका शीर्षक है ए टाइम फॉर एम्पैथी। और ये आर्टिकल लिखे हैं कौशिक बासु जी ने और एला भट्ट जी ने। और ये कहते हैं जो हमारी जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ है वो अपने आप में ख़त्म नहीं होना चाहिए, मीन्स नॉट बी एन एंड्स इन देमसेल्फ, बट एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, एक ज़रिया होना चाहिए कि एक सोसाइटी बिल्ड हो जो भी की बेस्ड हो सेक्युलरिज्म, इंक्लूसिविटी और एक एनेबलिंग मतलब इकोनॉमी और पॉलिटिकल इकोसिस्टम हमको क्रिएट करना है। तो आइए डिटेल्स में एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखो दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर्स ये कहते हैं जो कोरोना वायरस की जो महामारी हेतु जो विश्व भर की गवर्नमेंट लड़ रही है, ये स्ट्रगल हो कर रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती हुई बेरोज़गारी, फिर सप्लाई चेन्स ऑफ फूड की डिस्ट्रप्शंस और एसेंशियल आइटम्स की जो डिस्ट्रप्शन हुई है सप्लाई चेन में। तो इकोनॉमिक मतलब जो इकोनॉमिक रिसेशन की बादल मंडरा रहा है सभी ओर। तो ये एक नेचुरल एक सिचुएशन है जहाँ पे लोग मतलब अपने आप को मतलब असहाय और कमज़ोर फील करें। लेकिन ये इस टाइम को इस क्रिटिकल मोमेंट में हमें अपने आप को मतलब ये एनालाइज़ करना होगा कि हमारे जो वे ऑफ लाइफ है उसको हम कैसे बेहतर बेहतर कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी या पॉलिटिकल पॉलिसीज़ कैसे बेहतर हो जिससे कि हम एक
इस क्राइसिस से उभर सकें और वो भी एक बेहतर तौर पे हम उभर सकें। और राइटर्स ये कहते हैं जो कोविड-19 की जो महामारी की वजह से जो हमारे जो वर्कर्स है या जो माइग्रेंट्स है या जो मिलियंस ऑफ जो स्मॉल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड जो इंडिविजुअल्स थे, वो मतलब बहुत ही बुरी तरह ग्रस्त हुए हैं और उनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। और यद्यपि हम तो विजिबल कॉस्ट जो पैंडेमिक की वो काउंट कर सकते हैं, जैसे कि कितने लोग मतलब इससे आक्रांत हुए हैं, कितना लाइव्स हम लॉस्ट किए हैं। लेकिन जो इनविजिबल कॉस्ट है, जो हंगर और इम्पोवरिशमेंट, जो उनकी गरीबी या बेरोज़गार जो वल्नरेबल सेक्शंस की बढ़ी है, उसको हम अभी भी मतलब एड्रेस नहीं कर पाए या उसका सही तरीका से उसका आंकड़ा नहीं लगा पाए हैं। और राइटर्स ये कहते हैं जो पैंडेमिक उस समय आई है जब हमारा जो इकोनॉमी है सबसे बुरी स्थिति में थी सिंस 2016, और 2019-20 की 20 में जो पैंडेमिक हुई थी तब ऑलरेडी उसके आने से पहले ही हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो 4.2% तक आ गई थी, जो लोएस्ट थी लास्ट 11 ईयर्स में। और जो ये घटती हुई जो ऑयल की जो दाम है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, उसके मद्देनज़र में ये होना नहीं चाहिए था। और जो दिसंबर 2019 तक हमारा जो नॉन फूड बैंक क्रेडिट है वो मतलब आपका जो कि इंडिकेटर है हमारे जो ओवरऑल इकोनॉमिक रोबस्टनेस, उस वो ड्रॉप बिलो 7% हो गई थी, जो कि पिछले 50 सालों में सबसे कम थी। तो इसमें ये हम अंदेशा कर सकते हैं कि पैंडेमिक से पहले ही हमारी इकोनॉमी कितना मतलब डावाडोल स्थिति में था। और यहाँ पे राइटर्स ये कहते हैं जो पैंडेमिक के बाद जो हमारा जो आर्थिक जो स्थिति होगा वो और भी मतलब ख़राब होगा, और जो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो ऑलरेडी मतलब 22.8% तक हो गया था अप्रैल तक, और जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है मतलब वो बाय 60% ड्रॉप हो गई थी। और आपका जो इस साल में जो हमारा जो ग्रोथ है वो मतलब सबसे लो होगा सिंस 1979, आपका 80 के बाद, आपका इंडिपेंडेंस के बाद सबसे लो हो जाएगा। और जो 1980 के दशक के बाद ये सबसे लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और यहाँ पे राइटर्स ये कहते हैं कि महात्मा गांधी की एक बात कहते हैं, जो हमारा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो मतलब महात्मा गांधी जी का एक कथन था कि जो हमारा कोई भी स्टेप्स, हमारा कोई भी एक्टिविटीज़ हमें करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए ये जो हम जो काम करने वाले हैं ये सोसाइटी के जो सबसे गरीब या सबसे कमज़ोर व्यक्ति का क्या काम में आएगा। तो वही जो गांधी जी का जो फ़िलोसफ़ी था वो मॉडर्न फ़िलोसफ़ी जो जॉन राउल्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें वो उन्होंने ये अपनाया था। लेकिन जो हमारा जो अभी हालांकि जो सरकार जो पैंडेमिक के दिनों में या पैंडेमिक से पहले जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ले रही है वो मतलब अगेंस्ट द पुअर या वर्किंग क्लास के अगेंस्ट में हो रही है, ये कहना है राइटर्स का। क्योंकि जैसे कि जो लॉकडाउन हुई थी वो तो मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोगों के लिए जो कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन जो गरीब तबके के लोग थे उनको सबसे ज़्यादा हिट किया था ये लॉकडाउन या आर्थिक जो रिसेशन हुई थी लॉकडाउन की वजह से, वो ये कहना है राइटर्स का। और यहाँ पर राइटर्स कहते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ है वो अपने आप में एक एंड्स नहीं होना चाहिए, बल्कि इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए जो फॉर बिल्डिंग ए सोसाइटी डेट इज़ सेकुलर, इंक्लूसिव, सबको लेके चलने वाला इकोनॉमी या पॉलिटिकल पॉलिसीज़ होना चाहिए। और एक नर्चरिंग जो सबको मतलब देखभाल करने वाला एक इकोनॉमिक या राजनीतिक पॉलिसीज़ होना चाहिए, जहाँ पे सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग मतलब फील वांटेड फील करे और एंड एट होम फील करे, सबको मतलब एक सुरक्षा की वातावरण मिले। और राइटर्स यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि हम में से कोई भी नहीं जी पाता अगर हमें अपने बचपन में अगर हमारे पेरेंट्स हमें नर्चर नहीं करते, हमें हमारा देखभाल नहीं करते। तो उसी तरह की सोच हमारे सरकार को रखना होगा। सरकार को भी हमारे देश के लोगों को नर्चर करना होगा, उनकी देखभाल की सोचना होगा, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की करती है। और यहाँ पे राइटर्स एक ऐसा सोसाइटी की सोचते हैं जो कि हमें ऐसा सोसाइटी को की ओर हमें अपने समाज को ले जाना है जो कि रिस्पेक्ट करता है नॉलेज, साइंस और टेक्नोलॉजी को और कल्चर को। और हमारे जो पौराणिक जो ऐतिहासिक जो कल्चर जो हिस्ट्री है तो वो एक मतलब अच्छा एक बेस है, फाउंडेशन है जिसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। और अंत में राइटर्स ये कहते हैं यद्यपि हम एम्बिशियस हैं, हम उच्चाकांक्षी हैं भारत को लेके, लेकिन
ये उच्चाकांक्षा हमारा ये नहीं है कि भारत को सबसे रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, सबसे अमीर देश बनाना है, बल्कि भारत को एक ऐसा देश बनाना है जहाँ पे एक इक्विटेबल सोसाइटी हो, जहाँ पे सभी वर्ग के लोग मतलब सभी वर्ग के लोगों को इनकम और काम का सुरक्षा मिले, और जहाँ पे सभी लोगों को सिक्योरिटी इनसिक्योर फील ना हो, सभी लोगों को सिक्योर फील हो, और किसी के अगेंस्ट में आपका भेदभाव ना हो। तो हमें ये यद्यपि इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि एक जाति दूसरी जाति पे मतलब इनजस्टिस किए हैं, और लेकिन उसे हमें इतिहास को नहीं दोहराना चाहिए, और आई फॉर आई मतलब बदले के भाव की सोच नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें एक नर्चरिंग सोसाइटी की ओर, एक इक्विटेबल सोसाइटी की ओर हमें अपना देश को ले जाना चाहिए। और ये पेंडेमिक एक सुनहरा अवसर है, जो कि हमें इस मतलब डिस्पेयर या जो हमारे जो दुर्दशा है उससे हम उभर सकते हैं, और एक नर्चरिंग वर्ल्ड की ओर हमें ले जाने का अवसर मिलता है। मतलब हमें एक नर्चरिंग इकोनॉमी और पॉलिटिकल इकोसिस्टम या एक समाज व्यवस्था की ओर हमें प्रयत्नशील होना चाहिए, जिससे कि हमारा भारत या हमारा देश एक मतलब एक सुनहरे दौर पे वापस लौट जाए। तो ये था आर्टिकल ए टाइम फॉर एम्पैथी का एनालिसिस। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का एनालिसिस अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।